हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में ऑडिटिंग का फील्ड एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ल्यूक्रेटिव फील्ड है। यानी इस फील्ड में अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स है और अगर आप सही तरीके से उन स्किल्स को हार्नेस करते हो, उनको रिफाइन करते हो और अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हो मार्केट में, सही समय में सही स्किल्स और सही अपॉर्चुनिटीज़ का जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो डेफिनेटली आपको हाई पेइंग जॉब या फिर हाई पेइंग प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का मौका ज़रूर मिलेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यानी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, उन सब स्टैंडर्ड्स को, उन सारे स्टैंडर्ड्स को वन बाय वन धीरे धीरे डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ के कंप्लीट करेंगे। और इससे क्या होगा, हमारा जो ऑडिटिंग के फील्ड में स्किल है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, नॉलेज बेस बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एडेप्टेबिलिटी, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी हमें उसकी समझ में आएगी और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक हाई पेइंग जॉब आप अपने लिए सिक्योर कर सकोगे। तो आ जाओ, सबसे पहले जो होता है ना, एक प्रीफेस होती है। प्रीफेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि प्रीफेस का मतलब होता है एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट। हम लोग अभी शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं, हमारे स्किल्स को अपडेट करने के लिए हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर एश्योरेंस। कितनी बातें हमारे सामने यहाँ पर आ गई है। क्वालिटी कंट्रोल पहला, दूसरा आ गया आपका ऑडिटिंग, तीसरा आपका आ गया रिव्यू एंगेजमेंट एंड चौथा आपका आ गया अदर एश्योरेंस एंड पांचवा आपका आ गया रिलेटेड सर्विसेज। इसका मतलब ये जो प्रीफेस है ये इन 5 प्रकार के स्टैंडर्ड्स को एप्लीकेबल होने वाली है। यानी ऑडिटिंग के फील्ड में जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उन सारे चीज़ों को ये एप्लीकेबल होने वाली है। अब ये जो प्रीफेस है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो प्रीफेस वर्ड का मीनिंग होता है जो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। एक छोटे से पैराग्राफ में मैंने आपके लिए उसका समरी, मीनिंग का समरी डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रीफेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या फिर एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स क्या होता है वो, तो आ जाओ पढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द AASB यानी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI, in the context of standards issued by the AASB under the authority of the Council of the ICAI, the word preface refers to an introductory document। यानी ये preface जो है ये एक introductory document है। इस introductory document में ब्रॉडली कौन सी बातें कवर की जाती है, तो पॉइंट नंबर 1, पर्पज, स्कोप एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टैंडर्ड्स। यानी जितने भी एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है 5 प्रकार के, इनका पर्पस क्या होता है, इनका स्कोप क्या होता है और इन स्टैंडर्ड्स की अथॉरिटी क्या होती है, ये बातें इसमें प्रीफेस में आपको पता चलने वाली है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा कवर होता है प्रीफेस में, सेट्स द फ्रेमवर्क। एक क्या होता है, सेट फ्रेमवर्क होता है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरीके से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में काम किया जाता है, उनको इशू कैसे किया जाता है, उन्हें अप्लाई कैसे करना है, ये सारी बातें। यानी जो ब्रॉड फ्रेमवर्क होता है वो जो यूनिवर्सली पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ICAI के जहाँ पे भी आप ऑडिट करोगे, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो या फिर इंटरनल ऑडिट हो या फिर कोई अदर ऑडिट हो, जहां पर भी आपको ये एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होने वाले हैं, वहां पे इसमें बताया गया जो जनरल फ्रेमवर्क है, 2 प्रकार के फ्रेमवर्क होते हैं, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क एंड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो ये दोनों चीजें यहां पे आपको पता चलेगी। पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या पता चलेगा, क्लैरिफाइज डेफिनेशंस, स्ट्रक्चर्स एंड कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी हम एज अ प्रोफेशनल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारे पास यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास साइन करने की अथॉरिटी होती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर विद इट स्टैम्प एंड मेंबरशिप नंबर, जब भी वो इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप लेता है, प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेता है, तो उसके साइन को एक वैल्यू होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वैल्यू के साथ जुड़ जाती है, पावर जुड़ जाती है। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कौन से फंक्शंस है, कौन से रोल्स है, तो देर आर सर्टन टर्म्स इन प्रोफेशनल वर्ल्ड, उनकी डेफिनेशंस हमें पता चलती है, उनके स्ट्रक्चर हमें पता चलते हैं और कौन सी कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक इंस्टीट्यूट के मेंबर के ऊपर होती है, ये सारी बातें हमें इस प्रीफेस में यानी इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट में पता चलती है। तो क्या होता है कि ये जो प्रीफेस वाला वर्ड है ना, हम डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ नहीं करते। तो जब हम प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स बोलते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, हमें समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली ये डॉक्यूमेंट क्या कहना चाहता है। तो इसीलिए आप क्या
पढ़ोगे जब भी, प्रीफेस, प्रीफेस यानी इंट्रोडक्शन, प्रीफेस यानी एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट टू द स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो ये सबसे पहला वाला वीडियो था, इसीलिए हमारा यानी इस पूरे के पूरे सीरीज में यहाँ पे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की पढ़ाई में सबसे पहला वीडियो है ये। इसी वजह से मैंने आपको एकदम पहले ही इस वर्ड का मीनिंग बता दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किया है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ वाइज सारा कंटेंट आपको दिया गया है। तो शुरुआत में आपको ये कंटेंट यानी इंडेक्स मिलता है। इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी बातें आपको पता चलती है कि इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन में आपके 1 और 2 ये 2 पैराग्राफ्स है। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जितने भी आपको यहाँ पे ऐसा नंबरिंग दिखेगा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, दीज आर रेफर्ड टू एज पैराग्राफ। जैसे इनकम टैक्स में या जीएसटी लॉ में सेक्शन होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, उसी तरीके से स्टैंडर्ड्स में क्या होते हैं, यहाँ पर आप इन्हें कहते हैं पैराग्राफ, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अब आप देखो जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हम पढ़ेंगे, हर एक वीडियो में हम केवल एक ही पैराग्राफ को कवर करने वाले। यानी अभी ये जो वीडियो है इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसमें पैराग्राफ नंबर 1 को केवल कवर करेंगे, यानी केवल और केवल ये 4 लाइन को डिकोड करेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे। और यही हमारा कंसिस्टेंट मंत्र होने वाला है कि भाई रोज आके इस चैनल के ऊपर आप देखोगे तो आपको एक वीडियो, मिनिमम एक वीडियो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का किसी पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे डेली अपलोड होने वाला है। बहुत ज़्यादा आपके ऑडिटिंग फील्ड में ये वीडियोस वैल्यू क्रिएट करने वाले हैं। और इसीलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूँ कि भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आप ये चीज़ करिए, अदरवाइज आपकी इच्छा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ क्या कहता है, देखो पहला पैराग्राफ तो एकदम सिंपल है, उसमें हमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है। इंट्रोडक्शन में पहला पैराग्राफ क्या कहता है, दिस प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, रिव्यू, other assurance and related services has been issued to facilitate understanding of the scope and authority of the pronouncements of the AASB issued under the authority of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India। कि भाई साहब ये जो प्रीफेस है टू द स्टैंडर्ड्स ऑन, जितने भी स्टैंडर्ड्स के नाम दिए वो सारे स्टैंडर्ड्स, ये इशू क्यों की गई है, टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्कोप एंड अथॉरिटी ऑफ द प्रोनाउंसमेंट। प्रोनाउंसमेंट यानी क्या, जैसे कि एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल का एक अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट होता है उसे कहा जाता है प्रोनाउंसमेंट। तो आईसीएआई के काउंसिल के अंडर एएएसबी यानी ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी स्टैंडर्ड्स इशू करेगा, जो भी मैंडेटरी या रिकमेंडेटरी बातें इशू करेगा उसे कहा जाता है प्रोनाउंसमेंट्स। और ये सारी प्रोनाउंसमेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर्स को इन जनरल फॉलो करनी पड़ती है। तो ये बेसिक मीनिंग आपको यहाँ से पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, देखो जब हमने इस पैराग्राफ को अच्छे से डिकोड किया, समझा, तो हमें एक सर्टेन स्ट्रक्चर उसमें दिखा। इस पैराग्राफ को डिकोड करने के बाद आपको 6 पॉइंट्स उसमें दिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है कि भाई साहब ये जो प्रीफेस है उसका पर्पस हमें इसमें बता दिया गया है। दूसरा पॉइंट आपको क्या पता चलेगा, किसने इशू किया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट कौन से स्टैंडर्ड इसमें कवर होते हैं, यानी ये जो प्रीफेस इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है ये कौन से स्टैंडर्ड्स को एप्लीकेबल होता है। चौथा पॉइंट फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग, यानी प्रीफेस से हमें बहुत सारी चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग मिलेगा रिगार्डिंग स्कोप एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द एएएसबी। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी, यानी ये जो स्टैंडर्ड्स इशू होते हैं क्या ये कोई इंस्टीट्यूट इशू करता है कि ये कोई इंडिविजुअल इशू करता है, उसकी अथॉरिटी क्या है, वो स्टैट्यूटरीली एप्लीकेबल है या वो रिकमेंडेटरी नेचर के, जनरल है, किसको फॉलो करना है करो, जिसको फॉलो नहीं करना है वो मत करो, उसका नेचर क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, उसके बारे में पता चलेगा। छठवां पॉइंट आपको पता चलेगा, पॉइंट नंबर 6, इफेक्टिव डेट, यानी ये प्रीफेस कौन से डेट से हमारे इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेबल की है। तो पैराग्राफ नंबर 1 में हमें ये 6 पॉइंट्स पढ़ने एंड एट द एंड 7वें पॉइंट में हम लोग पूरे पैराग्राफ की समरी अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहला पॉइंट, पर्पस ऑफ द प्रीफेस। पर्पस क्या है भाई साहब,
This preface acts as an introductory framework for understanding the various standards related to auditing and assurance. एक फ्रेमवर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है. वो फ्रेमवर्क किन चीज़ों से रिलेटेड है? वो फ्रेमवर्क रिलेटेड है वेरियस स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस. तो हमारी जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की फील्ड है उसमें कुल मिलाकर 5 प्रकार के स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं. कौन से स्टैंडर्ड्स है वो? क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज. तो इन 5 स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी फ्रेमवर्क्स इशू किए जाएंगे उसका अंडरस्टैंडिंग हमें मिलने वाला है. ठीक है. दूसरा पॉइंट, इट इज मेंट to provide clarity on the scope and authority of different pronouncements made by the auditing and assurance standards board. अब यहाँ पे pronouncement जो है ना, जैसा कि आप देखोगे, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल एक प्रोनाउंसमेंट हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एक प्रकार की प्रोनाउंसमेंट्स हो गई, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स एक प्रकार की प्रोनाउंसमेंट हो गई, एंड सो ऑन. तो जितने भी स्टैंडर्ड्स है, गाइडेंस नोट्स है, टेक्निकल गाइडेंस है, जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग प्रोनाउंसमेंट्स कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ हमारा प्यारा इंस्टीट्यूट. ठीक है दोस्तों, एकदम बेसिक बात है, कोई ज़्यादा दिमाग में टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें. फिर आगे देखो, पॉइंट नंबर 2, इस प्रीफेस को इशू कौन करता है? The preface and related standards are formulated by the AASB, a board under the ICAI. AASB का फुल फॉर्म क्या है? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड. किसके अंडर आता है ये? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंडर. सिंपल. पॉइंट नंबर 2 देखो उसमें, These pronouncements are developed under the authority of the Council of ICAI, giving them official backing and relevance. यानी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है भाई साहब, स्टैट्यूटरीली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स है ये, ऐसे कोई हल्के फुल्के स्टैंडर्ड्स नहीं है. अगर इन स्टैंडर्ड्स को किसी व्यक्ति ने यानी किसी प्रोफेशनल ने फॉलो नहीं किया या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फॉलो नहीं किया जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के फील्ड में काम करती है, और उन्हें कोई सर्टन स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते, तो उनके ऊपर बाकायदा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या फिर कोई पेनल्टी लग सकती है अगर स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया तो. आ जाओ जी, पॉइंट नंबर 3 में देखो, प्रीफेस के अंडर ये प्रीफेस कौन से स्टैंडर्ड्स को एप्लीकेबल होने वाली है? तो ये प्रीफेस, द प्रीफेस relates to a broad set of standards, namely standards on quality control, standards on auditing, standards on review engagement, standards on assurance engagements, standards on related services. 5 प्रकार के स्टैंडर्ड्स किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया में होते हैं अगर वो मेजरली ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की फील्ड में काम करता है. ठीक है. अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली जो साल भर का आपका प्रोफेशनल कैलेंडर होता है उसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करने की कैपेसिटी किसमें होती है? स्टैट्यूटरी ऑडिट्स में, इंटरनल ऑडिट्स में. एक ऑडिट में आपको लमसम प्रोफेशनल फीस मिलती है, फिर बाकी छोटे छोटे काम बहुत सारे होते हैं. आपका कंपनी लॉ के अंडर स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, इनकम टैक्स लॉ के अंडर टैक्स ऑडिट होता है, जीएसटी लॉ के अंडर जीएसटी ऑडिट होता है. तो ऐसे अलग अलग लॉज में अलग अलग प्रकार के स्टैट्यूटरी ऑडिट्स होते हैं. तो जब भी कोई भी प्रोफेशनल ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करेगा तो भाई साहब उसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई होने वाले, चाहे वो कंपनी लॉ का ऑडिट हो, इनकम टैक्स लॉ के अंडर ऑडिट हो या फिर जीएसटी लॉ के अंडर ऑडिट हो. मेन चीज़ क्या है? एक इंस्टीट्यूट का जो मेंबर है, जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसने इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप ले रखी है, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, अगर वो किसी भी प्रकार के ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल होने वाला है. अगर वो किसी भी प्रकार का रिव्यू एंगेजमेंट प्रोवाइड करता है तो उसे स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट अप्लाई होने वाला है, एंड सो ऑन. और ये जो क्वालिटी कंट्रोल वाला स्टैंडर्ड है ये हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्वालिटी कंट्रोल वाला स्टैंडर्ड सबको एप्लीकेबल होता है. यानी क्वालिटी कंट्रोल वाला स्टैंडर्ड ये चारों सर्विसेज को एप्लीकेबल होने वाला है. तो दोस्तों यही समय है चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि आपके वैल्यूएबल वीडियोस कभी भी मिस ना हो, यानी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. पॉइंट नंबर 4, फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग. कौन सा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा भाई हम लोगों को प्रीफेस पढ़ने के बाद? द कोर इंटेंट इज टू हेल्प स्टेक होल्डर्स, पर्टिकुलरली ऑडिटर्स एंड एश्योरेंस प्रैक्टिशनर्स, अंडरस्टैंड द रोल, पर्पस एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स का रोल क्या है भाई साहब, स्टैंडर्ड्स का पर्पस क्या है, स्टैंडर्ड्स की अथॉरिटी क्या है, लीगली बाइंडिंग है या नहीं है. उसके बाद it provides the conceptual and structural foundation upon which individual standards are built. अब यहाँ पे ये तो ब्रॉड कैटेगरीज आपको बताई गई है. अब जैसे कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में SA 200 है, उसके बाद में ऑडिट एविडेंस वाले स्टैंडर्ड्स है, तो वो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स हो गए. तो वो इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स भी इसी प्रीफेस के फाउंडेशन के ऊपर
बने हुए हैं। ठीक है जी, आगे देखो। यानी जब भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको फुल क्लैरिटी चाहिए, लाइफ में फुल क्लैरिटी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फुल डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा। फुल डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? फुल्ली उसको डिकोड करना पड़ेगा। फुल्ली डिकोड करने के बाद आप क्या करोगे? एक एक प्रोविजन को फुल्ली समझोगे। उसके बाद फिर क्लाइंट आपको फुल्ली पैसा पे करेगा। आधी अधूरी सर्विस दोगे तो 1 साल 2 साल आपको काम देगा, देख लेगा, और क्लाइंट अब कल्टी मार लेगा आपके दुकान से, आपके शॉप से, आपके सर्विसेज छोड़ देगा। और जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो सही तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है, हैसल फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्लाइंट के दिमाग को शॉर्ट नहीं देता ज़्यादा, क्लाइंट का जो बर्डन होता है, कंप्लायंस बर्डन, वो अपने ऊपर ले लेता है, और भाई साहब एकदम मक्खन टॉप क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट आज के समय में, स्पेशलाइजेशन के ज़माने में, प्रैक्टिस में टिक सकता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, अगर आपको ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के फील्ड में काम करना है। तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा ध्यान में रखना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के स्टैंडर्ड में जाना है, और जिंदगी भर पढ़ाई करते रहने पड़ेगी आपको। उसके बाद ये गारंटी के साथ मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने सही नेटवर्किंग की है, सही लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स है, सही क्वालिफिकेशंस आपके पास है, तो डेफिनेटली आप हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी एक सीए बन के ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के फील्ड में कमा सकते हो, डेफिनेटली कमा सकते हो। लेकिन ओवरनाइट नहीं होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे आप, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हो तो 4.5-5 साल लगेगा। अटेम्प्ट ज़्यादा लगते हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर अटेम्प्ट, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे उसके बाद फिर आप बैंक्स में एम्पैनलमेंट कराओगे, अलग अलग एंटिटीज़ के पास जाओगे कि भाई साहब कुछ काम होगा तो बताना। ऐसे पहचान से आपको धीरे धीरे नेटवर्किंग से काम मिलना शुरू होगा, इंटरनेट से काम मिलना शुरू होगा, लिंक्डइन पे आप अपना प्रोफाइल बना लोगे, सोशल मीडिया पे डालते रहोगे, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। जब जैसे कि सिंपल हिसाब है, अगर यूट्यूब में मैं आके आपका टाइम वेस्ट करता हूँ तो आप मेरे चैनल के वीडियोस देखोगे क्या? नहीं देखोगे। सिमिलरली क्लाइंट जब अपने जेब से आपको पैसा देने वाला है तो उसको वैल्यू चाहिए, उसको टैक्स सर्विस, उसको सिर्फ आईटीआर फाइल करने की सर्विस नहीं चाहिए, उसको टैक्स प्लानिंग करके चाहिए। उसको टैक्स प्लानिंग सर्विसेज में टैक्स बचाना कैसे है ये भी आपको बताना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, बचा हुआ टैक्स का पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट कहाँ करोगे तो आपका जनरेशनल वेल्थ क्रिएट होगा। तो ये बहुत सारे लेयर्स होते हैं एक प्रोफेशनल सर्विसेज में, तो ये बातें ध्यान में रखना। उन्हीं लेयर्स को मास्टर करने के लिए, उन्हीं स्किल्स को मास्टर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग शांति से पढ़ेंगे। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया में भाई साहब बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, बहुत स्टैंडर्ड्स है। पहला तो आपका ये 5 प्रकार के स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग के फील्ड में हो गए। फिर आपका आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर आपका आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर आपका आता है IFRS। उसके बाद में आपके कंपनी लॉ के अंडर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे इंडियस में वो कवर हो जाते हैं, वो अलग चीज़ें हो गई। इनकम कंप्यूटेशन स्टैंडर्ड्स आपके अलग हो गए। इंटरनल ऑडिट जो होता है ना भाई साहब, हमारे इंस्टीट्यूट ने इंटरनल ऑडिट के लिए अलग से स्टैंडर्ड्स इशू किए, तो वो स्टैंडर्ड्स आपके अलग हो गए। लोकल बॉडीज़ जो होती है हमारे, जो ऐसे जैसे कि ये म्यूनसिपल टैक्सेस जो होते हैं, म्यूनसिपल बॉडीज़ जो होती है, जो एक एक रीजन को, एक एक सिटी को संभालती है। जैसे मैं नागपुर में हूँ तो नागपुर में NMC है, नागपुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। तो ऐसी जो लोकल बॉडीज़ होती है, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है, उनके लिए अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनका ऑडिट एक अलग तरीके से करना पड़ता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों, पैसा कमाना है तो पढ़ाई बिल्कुल तबीयत से करनी पड़ेगी, आलस छोड़ना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति आलस करेगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में पैसा नहीं कमा पाएगा। पैसा, अगर आलसी है फिर भी पैसा कमा रहा है तो इसका मतलब क्या है? या तो घर में बहुत बढ़िया बिजनेस सेट है, या फिर उसका लक बहुत ही तगड़े एकदम पीक पे है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी ये दुनिया की सच्चाई है, मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा। तो आ जाओ वापस आते हैं हमारे पैराग्राफ नंबर 1 के पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी क्या है दोस्तों यहाँ पर? द ICAI एज द स्टैट्यूटरी बॉडी गवर्निंग द प्रोफेशन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया प्रोवाइड्स लीगल एंड प्रोफेशनल अथॉरिटी टू दी स्टैंडर्ड्स वाया इट्स काउंसिल। प्रोफेशनल अथॉरिटी है भाई साहब, लीगल अथॉरिटी है, प्रोफेशनल अथॉरिटी है। लीगल अथॉरिटी मीन्स व्हाट? ये बाइंडिंग है, ये एक लॉ है। अगर कोई भी व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, इंस्टीट्यूट का मेंबर बनता है, तो इंस्टीट्यूट ने जितने भी प्रोनाउंसमेंट्स इशू किए हैं इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और रिलेटेड फील्ड्स, वो सारे के सारे प्रोनाउंसमेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसे कहा जाता है लीगल
बाइंडिंग एंड प्रोफेशनल अथॉरिटी मीन्स व्हाट? भाई साहब यही तो हमारा नॉलेज बेस है, ये स्टैंडर्ड्स ही तो हमें बताते हैं कि एक सर्विस में हम जो जब भी ऑडिट करने जाएंगे तो ऑडिट को कंडक्ट कैसे करना है। पूरी की पूरी चेकलिस्ट होती है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मतलब क्या होता है? पूरी की पूरी चेकलिस्ट कि कौन से सिनेरियो में किस तरीके से हमें कौन सी फाइनेंशियल आइटम को हैंडल करना है, किस तरीके से रिपोर्टिंग करना है, वो सारी बातें स्टैंडर्ड्स में बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 हो गया। ये जो प्रीफेस है इसका इफेक्टिव डेट क्या है? द प्रीफेस इज इफेक्टिव फ्रॉम April 1, 2008, यानी 1 अप्रैल 2008 से सारे के सारे इंस्टीट्यूट के मेंबर के ऊपर ये वाला प्रीफेस एप्लीकेबल होता है। एंड गवर्न्स द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेटेड स्टैंडर्ड्स फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड। उसके पहले की यानी 1 अप्रैल 2008 के पहले के जो स्टैंडर्ड्स है उनके लिए ये प्रीफेस एप्लीकेबल नहीं है। 1 अप्रैल 2000 बाद के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिए ये प्रीफेस एप्लीकेबल होगी, और उन स्टैंडर्ड्स का जो भी इंटरप्रिटेशन रहेगा, जो भी एप्लीकेशन रहेगा, इस प्रीफेस में बताए गए फ्रेमवर्क के अनुसार होगा। देन लास्ट पॉइंट हमारा आता है इस पैराग्राफ का, जो कि है समरी। दिस पैराग्राफ इंट्रोड्यूसेस the preface as a foundational document that clarifies the scope and authoritative nature of various standards issued by the AASB under the ICAI's council. It supports better implementation and understanding of professional standards by practitioners in auditing and assurance services. भाई साहब क्या क्या चीज़ें होती है देखो, क्लैरिफिकेशन मिलता है रिगार्डिंग व्हाट? स्कोप एंड अथॉरिटेटिव नेचर ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड्स। कौन सा स्टैंडर्ड कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, उसकी अथॉरिटी क्या है, ये पता चलेगा। देन जब हम काम करते हैं तो एग्जीक्यूशन यानी हमारे प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन प्रोसेसेस को सही तरीके से समझने के लिए हमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एक ऑडिटर बनना है भाई साहब आपको, देखो एक शाश्वत सत्य में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड्स का बताता हूँ। मेजरली, मैं ऐसा नहीं कहता कि 100%, बट मेजरली जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी फॉर एग्जांपल न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आपने रजिस्टर कर लिया, फाउंडेशन क्लियर कर लिया आपने, सीए फाउंडेशन एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद में सीए इंटर का ग्रुप 1 या ग्रुप 2 क्लियर करके आप लोग, सॉरी अभी तो आपको दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं, तो दोनों ग्रुप क्लियर कर लिया आपने इंटरमीडिएट के, फिर आपकी आर्टिकलशिप यानी 2 साल की इंटर्नशिप शुरू होती है। अब उस 2 साल की इंटर्नशिप में जब आप जाते हो ऑफिस में काम करने के लिए, चाहे आप रेगुलर एक मीडियम, एक स्मॉल मीडियम या फिर बिग 4, ऐसी आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसीज की फर्म होती है। तो जब आप बिग 4 में जाओगे तो बिग 4 में आपको हर एक फील्ड में काम करने को नहीं मिलेगा। बिग 4 में बहुत ज़्यादा हायरार्की होती है, बहुत ज़्यादा सेगमेंटेशन होता है। अगर उसमें आपको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया तो 2 साल आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको मर्जर एक्विजिशन में डाल दिया तो आपको मर्जर एक्विजिशन का ही काम सीखने को मिलेगा वहाँ पे। लेकिन मीडियम एंड स्मॉल फर्म्स में क्या होगा, आपको वेराइटी ऑफ वर्क सीखने मिलेगा। स्मॉल फर्म्स में तो सबसे ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा अगर उनके पास वेराइटी ऑफ काम है। इनकम टैक्स भी सीखने को मिल जाएगा, जीएसटी भी सीखने को मिल जाएगा, टैक्स एडवाइस कैसे देते हैं, कंप्यूटेशन कैसे बनाते हैं, ऑडिट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें, कौन से सर्टिफिकेट्स एप्लीकेबल है, टीडीएस कंप्लायंस क्या होता है, जीएसटी कंप्लायंस क्या होता है, सब कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा एक स्मॉल एंड मीडियम फर्म में। तो जब भी आप आर्टिकलशिप अपनी चूज करोगे तो ये बातें ध्यान में रखते हुए चूज करना, क्योंकि 2 साल में आपको बहुत ज़्यादा आपका जो लर्निंग कर्व होने वाला है वो एकदम स्टीप होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट हो, आर्टिकलशिप आपकी शुरू हो गई है या फिर होने वाली है, तो आपको ये 5 प्रकार के स्टैंडर्ड्स एकदम सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि कम से कम जब आप सीए फाइनल क्लियर करके बाहर निकलो तो ऑडिटिंग वाला जो आपका पोर्शन है वो दिमाग में एकदम बढ़िया तरीके से रहे, और जब भी ऑडिटिंग की सही वैकेंसी मिले, आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करते आनी चाहिए। और इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में से पढ़ाई करना, यानी बेयर टेक्स्ट में से पढ़ाई करना, और वही हम कर रहे हैं। बेयर टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है, उस बेयर टेक्स्ट को यहाँ पे डिकोड किया है और आपके लिए बहुत ही सिंपल भाषा में, प्यारी प्यारी भाषा में एक्सप्लेनर नोट्स रेडी किए। अब ये जो एकदम इनिशियल है, एकदम इनिशियल वीडियो, फर्स्ट वीडियो है ये हमारा, ठीक है। इसके बाद बहुत ही पहले वीडियो से ही सब चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप हो चुकी है, आपके लिए होने वाली नहीं, हो चुकी है। अब यही हमारा सीक्वेंस होने वाला है। अब ये पैराग्राफ नंबर 1 हो गया, दिस वीडियो इज डन एंड डस्टेड, कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसी प्रीफेस का पैराग्राफ नंबर 2, ये जितने भी 5, 6, 7, 8 लाइन्स हैं उनको पढ़ेंगे, उनको डिकोड करेंगे, एक्सप्लेनर नोट्स पढ़ेंगे, एंड दैट्स इट, वो वीडियो वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी चीज़ें हमारे
प्रीफेस टू स्टैंडर्ड या फिर जो भी स्टैंडर्ड हम पढ़ेंगे, ऐसे 200, उसके आगे की सीरीज ऐसे 300, 500, 700, हर एक स्टैंडर्ड का, हर एक पैराग्राफ का, हर एक वर्ड अच्छे तरीके से डिकोड करके हम हमारे ऑडिट की स्किल को अपस्किल करेंगे और बहुत बढ़िया पैसे छापेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सही तरीके से पढ़ाई करो, एग्जाम क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बैज, वो साइन करने की अथॉरिटी, वो 2 वर्ड्स आपको नहीं मिलते, तब तक आपको मजा नहीं आएगा फील्ड में। सही तरीके से आप पैसे नहीं कमा पाओगे, क्योंकि साइन करने की, साइनिंग अथॉरिटी का ही पैसा है भाई साहब। वो 2 CA, ये जो 2 इनिशियल्स है, इसी का पैसा है फील्ड में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।